हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग यूरोकाइनेस टू ए पेशेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज अ प्रायोरिटी। एक नर्स है जो कि पेशेंट को यूरोकाइनेस एडमिनिस्टर कर रही है। यहाँ पर असेसमेंट के अंदर प्रायोरिटी क्या रहेगी? ऑप्शन ए स्किन इंटीग्रिटी, ऑप्शन बी बॉवेल साउंड, ऑप्शन सी साइन ऑफ ब्लीडिंग, ऑप्शन डी यूरिन आउटपुट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी साइन ऑफ। यूरोकाइनेस में ब्लीडिंग का रिस्क इंक्रीज होता है, इसीलिए इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग को मॉनिटर करना इसेंशियल होता है। चलिए हम यूरोकाइनेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर आने वाली चीजें देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यूरोकाइनेस की, इसकी क्लासिफिकेशन जो होता है वो रहता है हमारा थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, फिब्रिनोलाइटिक होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि जब भी यूरोकाइनेस एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वहां पर हमें मॉनिटर करना होता है साइन ऑफ ब्लीडिंग को, जैसे कि गम, स्टूल, यूरिन, आईवी साइट, यहाँ पर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, इसे मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आएगा यूरोकाइनेस हमें कब अवॉइड करनी है? रिसेंट सर्जरी वाले केसेस के अंदर और ब्लीडिंग हिस्ट्री हो, वहां पर हमें अवॉइड करना होता है यूरोकाइनेस का एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखने वाले एंटीडोट क्या रहता है यूरोकाइनेस का, वो रहता है हमारा एमाइनो कैप्रोइक एसिड, यानी कि एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट जो है वो इसका यहाँ पर एंटीडोट के तौर पर यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ शुड ए नर्स असेस वेदर ए पेशेंट विद सिरोसिस हैज एस्टेरिक्स। एक पेशेंट है हमारे पास सिरोसिस वाला, उसके अंदर एस्टेरिक्स जो है उसे असेस करने के लिए नर्स को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म्स, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, ऑप्शन सी dorsiflex the patient's foot, ऑप्शन डी measure the abdominal girth। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए। अगर हमें एस्टेरिक्सिस असेस करना है तो वहां पर हमें आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड द आर्म राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन बी इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड। इसे हम यूज में लेते हैं जब हमें कार्डियक असेसमेंट करना होता है तब, ना कि एस्टेरिक्सिस को असेस करने में। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन सी dorsiflex the patient's foot। डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ द फुट भी हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में यूज में लेते हैं, ना कि एस्टेरिक्सिस में। ऑप्शन डी के अंदर आप देखेंगे मेजर द एब्डोमिनल गर्थ। एब्डोमिनल गर्थ जो होती है वो एसाइटिस के केस को मॉनिटर करने के लिए यूज में ली जाती है। चलिए अब हम इसके की पॉइंट्स भी देख लेते हैं कुछ एस्टेरिक्सिस से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट एस्टेरिक्सिस क्या होता है? यह फ्लैपिंग ट्यूमर होते हैं ड्यू टू हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। नेक्स्ट है इसको टेस्ट आप किससे करेंगे? आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड आर्म। हम पेशेंट को कहेंगे आर्म्स को एक्सटेंड करने को और डॉर्सिफ्लेक्स द रिस्ट। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो क्या शो करेगा? इनवॉल्यूंटरी फ्लैपिंग मूवमेंट। अगर इनवॉल्यूंटरी फ्लैपिंग मूवमेंट है मतलब कि हमारा यहाँ पर एस्टेरिक्सिस प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स रिसीव्स एन ऑर्डर टू गिव ए पेशेंट 2 puffs of salmeterol and 2 puffs of beclomethasone by a meter dose inhaler. The nurse should administer the medication by। एक नर्स है जिन्हें की ऑर्डर रिसीव हुआ है, उन्हें 2 पफ जो है वो साल्मेट्रॉल के देने हैं और 2 पफ जो है बेक्लोमेथासोन के देने हैं। तो यहाँ पर ऐसे नर्स इस मेडिकेशन को किस तरह से एडमिनिस्टर करना चाहिए? ऑप्शन ए अल्टरनेटिंग ए सिंगल पफ ऑफ ईच बिगिनिंग विथ ए साल्मेट्रॉल। ऑप्शन बी है हमारा गिविंग द बेक्लोमेथासोन फर्स्ट एंड देन द साल्मेट्रॉल। ऑप्शन सी गिविंग द साल्मेट्रॉल फर्स्ट एंड देन द बेक्लोमेथासोन। ऑप्शन डी अल्टरनेटिंग ए सिंगल पफ ऑफ ईच बिगिनिंग विद द बेक्लोमेथासोन। राइट आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन सी गिविंग द साल्मेट्रॉल फर्स्ट एंड देन द बेक्लोमेथासोन। हम यहाँ पर साल्मेट्रॉल को पहले क्यों देंगे? क्योंकि जो हमारा साल्मेट्रॉल है वो एक ब्रोंकोडायलेटर है। ब्रोंकोडायलेटर क्या करता है? यह हेल्प करता है एयरवेज को ओपन करने में, इसीलिए हम साल्मेट्रॉल को पहले देते हैं। उसके बाद हम देंगे बेक्लोमेथासोन को। बेक्लोमेथासोन हमारा एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है जो कि एयरवे में इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है, इसीलिए हमें पहले साल्मेट्रॉल को एडमिनिस्टर करना है और फिर देना है हमें बेक्लोमेथासोन को। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। जब भी हमें इस तरह की कोई 2 इनहेलर्स दिए होते हैं तो वहां पर हमेशा आपको ऑलवेज एडमिनिस्टर द ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट। आपको दोनों एग्जांपल में से आइडेंटिफाई करना है ब्रोंकोडायलेटर कौन सा है, उसे आप पहले एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद आप स्टेरॉइड इनहेलर जो है उसे एडमिनिस्टर करेंगे। इससे क्या होता है, जो हमारा ड्रग का इफेक्टिवनेस है वो मैक्सिमाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, ए नर्स इज चेंजिंग ए सेंट्रल लाइन ड्रेसिंग without using aseptic technique. What type of infection risk is involved?
एक नर्स है जो कि सेंट्रल लाइन का ड्रेसिंग चेंज कर रही है, यहाँ पर वह एसेप्टिक टेक्निक को यूज में नहीं ले रही है, तो यहाँ पर कौन सी टाइप ऑफ इन्फेक्शन का रिस्क इन्वॉल्व रहेगा? ऑप्शन ए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ऑप्शन बी कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इट्रोजेनिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। चलिए हम यहाँ पर जो तीनों टाइप के इन्फेक्शन दिए गए उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन या मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर जो एग्जिस्टिंग पैथोजेंस होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन। दिस इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन आउटसाइड हेल्थ केयर सेटिंग। उसके बाद जो कि हमारा राइट आंसर है इट्रोजेनिक इन्फेक्शन। इट्रोजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है? इट्रोजेनिक इन्फेक्शन डायग्नोस्टिक या थेराप्यूटिक प्रोसीजर की वजह से होता है, जैसा कि यहाँ पर हमें एग्जांपल के अंदर दिया गया है। विदाउट एसेप्टिक प्रिकॉशंस अगर हमने सेंट्रल लाइन चेंज की तो यह प्रोसीजर रिलेटेड इन्फेक्शन है, इसीलिए हमने यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी इट्रोजेनिक इन्फेक्शन को चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स विल बी हाई इन ए पर्सन विथ एन एलर्जी? जिस पर्सन के अंदर एलर्जी होती है उनके अंदर कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि हाई मिलेगा? ऑप्शन ए IgE, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgA। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए IgA। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। IgE इज द मेन एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है वह एक मेन एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डिफरेंट टाइप की पढ़ी होंगी, उसमें से जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है उसके अंदर क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारा IgE। यह हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा ऐसा एलर्जिक रिएक्शन? अस्थमा वाली कंडीशन के अंदर, एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर, एनाफाइलेक्सिस, अर्टिकेरिया एंड फूड एलर्जीज के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इफ ए चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड द नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टू। अगर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका लाइन ब्रोकन या इंटरप्टेड है तो यहाँ पर एज ए नर्स फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट फाइंडिंग्स, ऑप्शन बी नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी चेक द पेशेंट्स वाइटल, ऑप्शन डी क्लैंप द ट्यूबिंग इमीडिएटली। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्लैंप द ट्यूबिंग इमीडिएटली। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी हम देखें। इफ द ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज ब्रोकन और इंटरप्टेड एयर कैन बी एंटर द प्लूरल कैविटी। यहाँ पर अगर हमारा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ब्रोकन हो गया या इंटरप्टेड हो गया है, जैसा कि हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? हमारी जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर एयर एंटर हो सकती है, और अगर एयर एंटर हो गई तो इसकी वजह से क्या होगा? टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो सकता है, और टेंशन न्यूमोथोरैक्स जो है वो हमारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसीलिए आपका इमीडिएट एक्शन होना चाहिए कि हम उस ट्यूबिंग को क्लैंप कर दें जिससे एयर एंटर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट सेज माय ब्रेन इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एलियंस थ्रू सैटेलाइट। यहाँ पर एक पेशेंट है जो कि कह रहा है कि उनका ब्रेन जो है वो कंट्रोल हो रहा है एलियंस के द्वारा थ्रू द सैटेलाइट। यह किस तरह के डायल्यूशन का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए डायल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन बी डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन सी डायल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर, ऑप्शन डी निहिलिस्टिक डायल्यूशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल। चलिए यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के डायल्यूशन दिए गए उन्हें हम एग्जैक्ट क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे डायल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, बिलीफ ऑफ बीइंग टारगेटेड और हार्म्ड। नेक्स्ट आएगा हमारा डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, बिलीफ दैट वंस थॉट और एक्शन आर बीइंग मैनिपुलेटेड। नेक्स्ट है हमारा डायल्यूशन ऑफ ग्रैंडियर, बिलीफ ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली पावरफुल और इम्पोर्टेंट। और लास्ट है हमारा निहिलिस्टिक डायल्यूशन, बिलीफ दैट द वर्ल्ड और सेल्फ डजंट एग्जिस्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient is unresponsive, does not open eyes and has no verbal or motor response even to painful stimuli. What is the correct term? यहाँ पर हमें एक पेशेंट का कंडीशन दिया गया है, वह अनरिस्पॉन्सिव है, आइज को ओपन नहीं कर रहा है और इवन पेनफुल स्टिमुलाई भी कर रहे हैं, तो वहां पर कोई वर्बल और मोटर रिस्पॉन्स नहीं है, तो इसके लिए कौन सी करेक्ट टर्म रहेगी? ऑप्शन ए लेथार्जी, ऑप्शन बी कोमा, ऑप्शन सी स्टुपर, ऑप्शन डी कंफ्यूजन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कोमा। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए लेथार्जी की,
लिथार्जी में पर्सन ड्राउजी बट एरोजेबल रहता है। कोमा जो कि हमारा राइट आंसर है। कोमा एक डिप्रेस्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इम्पेयरमेंट है जिसमें पर्सन किसी भी स्टिमुलाई का रिस्पॉन्स नहीं करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूपर। स्टूपर को में अगर हमने पेनफुल स्टिमुलेशन दिया तो लिमिटेड रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है। और लास्ट बच जाता है हमारा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन स्टेट में पर्सन इनएक्यूरेटली ही सही लेकिन वो बात करता है, रिस्पॉन्ड करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है उस अकॉर्डिंग राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी कोमा रहेगा।